Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself Radha, and today we are going to discuss about food poisoning. And this topic is mainly beneficial for the aspirant who are going to appear in the exams like FSSAI and other upcoming State Food Safety Officer examination. So let's proceed with our today's lecture, food poisoning. So what do you mean by food poisoning? Food poisoning, also called foodborne illness, means फूड पॉइजनिंग जो है ये फूड बोर्न इलनेस है, यानी कि जो खाने की वजह से होने वाली बीमारी है वही है फूड पॉइजनिंग. इज इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, यानी जब हम लोग कंटामिनेटेड फूड को ईट करते हैं उस टाइम पर कोई इंडिविजुअल जो है वो फूड पॉइजनिंग से सफर कर सकता है. कंटामिनेटेड फूड का मतलब, कंटामिनेटेड फूड मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर इफेक्ट कर चुके हैं उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड फूड, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वन इज इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को कंटामिनेट करेंगे वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकता है. और देयर टॉक्सिन्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, मीन्स जैसे बैक्टीरिया टॉक्सिन, वायरल टॉक्सिन, पैरासिटिक टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करेंगे वो मेन कॉज होता है फूड पॉइजनिंग का. Infectious organism or their toxins can contaminate food at any point of processing or production. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन्स हैं वो फूड को किसी भी प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन के स्टेज पे कंटामिनेट कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली अगर फूड कुक नहीं हुआ है, एट द मिडल ऑफ दैट स्टेज अगर प्रोसेसिंग चल रही है, मिडल ऑफ दैट प्रोसेसिंग ये ऑर्गेनिज्म जो है फूड को कंटामिनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. कंटामिनेशन कैन ऑल्सो अकर एट होम इफ फूड इज इनकरेक्टली हैंडल्ड और कुक्ड, यानी फूड अगर करेक्टली कुक नहीं हुआ है, ढंग से पकाया नहीं गया है, तब भी फूड पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज हु इज मोर लाइकली टू गेट फूड पॉइजनिंग, मीन्स ये फूड पॉइजनिंग मेनली कहां पर और किस में देखने को मिलती है. ऑल्दो एनीवन कैन गेट फूड पॉइजनिंग, सम पीपल आर मोर लाइकली टू गेट फूड पॉइजनिंग देन अदर्स, मीन्स फूड पॉइजनिंग किसी को भी हो सकती है, लेकिन मेनली किसके अंदर देखने को मिलती है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन. इन्फेंट मीन्स जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगी मेनली. प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर फीटस, ओल्डर एडल्ट, पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम, यानी वो इंडिविजुअल जिनका इम्यून सिस्टम मीन्स जो कि जितने भी बाहर से इन्फेक्शंस होते हैं या कोई डिसीज होती है उससे जो फाइट करने में हेल्प करता है वो कौन करता है, इम्यून सिस्टम. अगर वही इम्यून सिस्टम वीक है सो वो पीपल जो हैं वो सफर कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग से इजीली कंपेरेटिव टू दोज पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है. People in these groups are also more likely to have severe symptoms or complication of food poisoning, यानी ये जो इन्फेंट एंड चिल्ड्रन हैं, ओल्डर एडल्ट्स हैं, वीक इम्यून सिस्टम वाले इंडिविजुअल हैं, इनके अंदर अगर सिम्टम्स सीवियर हैं तो कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं. फूड सेफ्टी इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर पीपल इन दिस ग्रुप. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग, क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से. इन सम केसेस फूड पॉइजनिंग कैन लीड टू डिहाइड्रेशन. कई केसेस में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से डिहाइड्रेशन कंडीशन देखने को मिलती है. डिहाइड्रेशन मीन्स हाइड्रेशन, हाइड्रेट मीन्स वाटर, डिहाइड्रेट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, मीन्स पानी की कमी,
डिहाइड्रेशन कंडीशन देखने को मिल सकती है। हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, यूरेमिक सिंड्रोम मीन्स रिलेटेड टू किडनी और अदर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आर अनकॉमन, ज्यादातर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रेयरली देखने को मिलते हैं, कॉमनली देखने को नहीं मिलते। इन मोस्ट केसेस फूड पॉइजनिंग लास्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम एंड मोस्ट पीपल रिकवर विदाउट डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस। ज्यादातर क्या देखने को मिलता है कि फूड पॉइजनिंग जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिलेगी और कॉम्प्लिकेशंस का कंडीशन जो है वो देखने को ज्यादातर नहीं मिलता, रेयरली होता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल हैं वो इससे जल्दी से रिकवर कर लेते हैं। सो हम लोगों ने क्या देखा कि फूड पॉइजनिंग की वजह से डिहाइड्रेशन और हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो डिहाइड्रेशन क्या होता है और हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्या होता है, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग, यानी ज्यादातर कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है फूड पॉइजनिंग का तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। When food poisoning cause you to vomit or have diarrhea, your body lose fluid and electrolytes. यानी जब डायरिया का कंडीशन होता है या डिहाइड्रेशन का कंडीशन होता है, दो बॉडी में से क्या होता है, फ्लूइड यानी कि वाटर यानी लिक्विड जो है वो रिलीज होने लगता है या लूज होने लगता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, जैसे सॉल्ट हम लोग इंटेक करते हैं तो सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सो ये NaCl ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और फ्लूइड मीन्स वाटर, सो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये बॉडी से रिलीज होने लगते हैं इन केस ऑफ डायरिया और वी कैन से इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन कंडीशन। If you don't replace those fluid and electrolytes, you may become dehydrated. यानी कि अगर हम लोग ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और फ्लूइड हैं ये जो बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, अगर इन पे कंट्रोल नहीं हुआ तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन से सफर करना पड़ेगा। इसलिए मोस्टली बोला जाता है जब भी डिहाइड्रेशन कंडीशन हो या डायरिया कंडीशन हो सो ग्लूकोज वाटर लेना चाहिए, यानी कि नींबू पानी पीना चाहिए, क्योंकि जिसमें जब हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स वहां से हम लोग को मिल जाते हैं और जो वाटर होता है वो भी क्या करता है, डायरिया के जो कंडीशन है उससे ओवरकम करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो वाटर और सॉल्ट इनका मिक्सचर इनटेक करने से जो डिहाइड्रेशन कंडीशन है उससे ओवरकम किया जा सकता है। When you are dehydrated, your body does not have enough fluid and electrolyte to work properly. Means dehydration condition में fluid और electrolyte body के पास में enough amount में present नहीं होते। Next is hemolytic uremic syndrome यानी HUS, hemolytic uremic syndrome is a kidney condition that happens when the red blood cells are destroyed and block the kidney filtering system. यानी कि ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, जब आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और किडनी की जो फिल्टरेशन कैपेबिलिटी है उसको ब्लॉक कर देती हैं। हमें पता है कि किडनी क्या काम करती है, फिल्टरेशन का काम करती है। किडनी में मेनली कौन काम करेगा, नेफ्रॉन। जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन होती है, वो होते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को जो सबसे अपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है बोमन कैप्सूल। कुछ इस तरीके से अपने को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। PCT, DCT एंड लूप ऑफ हेनले। सो ये जो नेफ्रॉन होता है या जो बोमन कैप्सूल होता है, यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल के कैपिलरीज ब्रेक होते हैं और ये क्या करते हैं, ये फिल्टरेशन का काम करते हैं। मींस जैसे ब्लड हो गया या वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इनको फिल्टर करते हैं और जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करते हैं आउटसाइड द बॉडी। सो जब आरबीसी जो है डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और वो किडनी की फिल्टरेशन कैपेबिलिटी को ब्लॉक कर देते हैं, उस टाइम पर हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम मेनली देखने को मिलेगा। इफ योर किडनी स्टॉप वर्किंग यू हैव एक्यूट किडनी इंजरी, द सडन एंड टेम्परेरी लॉस ऑफ किडनी फंक्शन।
यानी दो तरीके की डिसीज होते हैं, एक होते हैं एक्यूट, एक होते हैं क्रोनिक. क्रोनिक मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, एक्यूट मीन्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया सो टेम्परेरी लॉस ऑफ किडनी फंक्शन देखने को मिलेगा. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ hemolytic uremic syndrome HUS is infection with a strain of E. coli bacterium called E. coli. और ये उसका पूरा नेम है, कौन सा स्पीसीज है या फिर कौन सा ग्रुप है, किससे ये बिलोंग कर रहा है. सो ये E. coli का जब इन्फेक्शन होता है उस टाइम पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी. ऑल्दो अदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस में ऑल्सो कॉज दिस कंडीशन. और मेनली जो ये कंडीशन है ये चिल्ड्रन के अंदर या फिर इन्फेंट्स के अंदर जो कि 5 साल के नीचे के होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगी. देन व्हाट इज द कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग? क्या कारण हो सकता है फूड पॉइजनिंग का? कंटामिनेशन ऑफ फूड कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, शिपिंग और प्रिपेयरिंग. यानी जो कंटामिनेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो किसी भी स्टेज में देखने को मिल सकता है, चाहे जब फूड प्रोड्यूस किया जा रहा हो, हार्वेस्ट किया जा रहा हो, प्रोसेस किया जा रहा हो या स्टोर किया जा रहा हो या प्रिपेयर किया जा रहा हो. क्रॉस कंटामिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर. तो क्रॉस कंटामिनेशन किसको बोलते हैं? क्रॉस कंटामिनेशन बोलते हैं जब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर हो जाए. मींस पहले यहाँ पर है यानी एक इंडिविजुअल में है और एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में चला गया. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रॉस कंटामिनेशन. क्रॉस कंटामिनेशन. is often the cause. This is especially troublesome for raw, ready-to-eat foods such as salads or other products. So ये मेनली कहाँ देखने को मिलता है? जो रो यानी ढंग से पके हुए फूड नहीं होते हैं या रेडी टू ईट फूड जो मार्केट में आते हैं उनमें देखने को मिल सकता है. बिकॉज these foods are not cooked, harmful organisms are not destroyed before eating and can cause food poisoning. अगर हम लोग फूड को कम्प्लीटली कुक करके खाएं तो ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी. Many bacteria, viral, parasitic agent cause food poisoning. So next is ये क्रॉस कंटामिनेशन का हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं किस तरीके से ई कोलाई जो है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर यहाँ पर देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल ये जो बेवरेजेस हैं, अल्कोहल, वाइन, कुछ भी हो सकता है ये, तो यहाँ पर ये कंटामिनेटेड हैं. ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसको कंटामिनेट कर रखा है और अगर ये इंडिविजुअल इस कंटामिनेटेड बेवरेज को इनटेक करेगा तो इसको क्या देखने को मिलेगा? इन्फेक्शन देखने को मिलेगा. या फिर मान लो ये यहाँ पर एक एनिमल है और ई कोलाई जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है. अब अगर ई कोलाई इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम लोगों ने अभी देखा था कि ई कोलाई जो है वो हीमोलिटिक यूरामिक कंडीशन को क्रिएट कर सकती है, यानी वो भी फूड पॉइजनिंग क्रिएट करवा सकती है. तो ऑलरेडी इसके अंदर इनफैक्ट जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो अब जो मीट यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा वो भी कंटामिनेटेड मीट होगा और जो इंडिविजुअल इस मीट को इनटेक करेगा वो भी क्या करेगा? फूड पॉइजनिंग से सरवाइव करेगा. सो इस तरीके से फूड पॉइजनिंग जो है वो वन पर्सन या वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल या फिर वन प्रोडक्ट से किसी इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलती है. जब इस प्रोडक्ट को कंटामिनेटेड बेवरेज को ये इंडिविजुअल इनटेक करेगा तब भी ये सरवाइव करेगा, या फिर ये जो ई कोलाई कैरियर जो ये एनिमल है इसके मीट को जो कि कंटामिनेटेड हो चुका है उसको जब ये इनटेक करेगा तब भी इसको फूड पॉइजनिंग से सफर करना पड़ेगा. सेकेंड वन इज यहाँ पर देखो ये रोडेंट है. सो इसमें मान लो कोई कंटामिनेशन हो रखा है किसी बैक्टीरिया का, इससे ही किस में गया? इसके अंदर देखने को मिला. अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट यहाँ से जो इसका मीट होगा अगर इस इंडिविजुअल ने इसको इनटेक किया तो ये क्या देखने को मिलेगा? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर चले जाएंगे? इस इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलेंगे और ये किसे सरवाइव करेगा? फूड पॉइजनिंग से.
फूड पॉइजनिंग, ये क्या है, टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। दो तरीके की होती है, एक होता है फूड इंटॉक्सिकेशन या फूड इन्फेक्शन। फूड इंटॉक्सिकेशन मीन्स जिसमें कि बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, फंगल फूड पॉइजनिंग, एल्गल फूड पॉइजनिंग मीन्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब ये अपने टॉक्सिन, जैसे बैक्टीरियल टॉक्सिन, फंगल टॉक्सिन, जब अपने टॉक्सिन्स को फूड के अंदर रिलीज करते हैं, सो फूड इंटॉक्सिकेशन कंडीशन देखने को मिलेगी। जो बैक्टीरिया मेनली फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं वो हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो कि ये फूड बोर्न डिसीज कॉज करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज फंगल फूड पॉइजनिंग, जिसको कि हम लोग माइको इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। सो जो एमेंटिया जो फंगस है वो ये कॉज कर सकती है। नेक्स्ट वन इज एल्कल फूड पॉइजनिंग, जो फिश पॉइजनिंग, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, गाइम्नोडाइनियम, ये एल्गाई जो है ये फाइको इंटॉक्सिकेशन यानी एल्गल फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकती है। जब एल्गाई फूड पॉइजनिंग करते हैं तो उसको फाइकोटॉक्सिन्स बोला जाता है। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग को बैक्टीरियल फूड इंटॉक्सिकेशन और फंगल को माइको इंटॉक्सिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज, ये यहाँ पे बैक्टीरिया की लिस्ट है कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो कौन से फूड के ऊपर वो कंटामिनेशन करेंगे। सो कौन सा सोर्स है और कौन सा सिंक वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि स्टेफाइलो ओरियस। स्टेफाइलो ओरियस, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 to 6 आवर। और ये कौन से फूड सोर्स के ऊपर ये कंटामिनेशन करेगा, मीट पे करेगा कंटामिनेशन मेनली, दैट इज इम्प्रॉपरली फ्रोजन या मिल्क या फिर फ्राइड राइस के ऊपर देखने को मिलेगा बेसिलस सीरियस का। जो क्लोस्ट्रीडियम है वो बीफ पोल्ट्री मीट के ऊपर करेगा अटैक। सो यहाँ पर ये लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि कौन कौन सा बैक्टीरिया कौन कौन से फूड सोर्स के ऊपर कंटामिनेशन कॉज करेगा। नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर्स, कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से। Whether you become ill after eating contaminated food depend on the organism, the amount of exposure, your age and your health. High risk group includes older adults, pregnant women and infant and young children. Means डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड में कितना एक्सपोजर है, उसके टॉक्सिन का, एज क्या है हम लोगों की, हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। सो इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर उस ऑर्गेनिज्म का, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना इफेक्ट होगा। जो हायर रिस्क कंडीशन है ये मेनली कहां पर देखने को मिलेगी, हायर रिस्क ग्रुप इंक्लूड ओल्डर एज, प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन। The most common serious complication of food poisoning is dehydration, ये हम लोगों ने डन कर लिया। A severe loss of water and essential salt and minerals यानी कि electrolytes. If you are healthy adult and drink enough to replace fluid, you lose from vomiting and diarrhea. Dehydration should not be a problem. अगर हम लोग इनफ वाटर ड्रिंक करेंगे तो डायरिया कंडीशन से सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा, इजीली इसे रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज इन्फेंट, ओल्डर एडल्ट एंड पीपल विद सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम और क्रोनिक इलनेस में बिकम सीवियरली डिहाइड्रेटेड। मीन्स जो इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक है, ऑलरेडी किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, सो उनमें ये जो डिहाइड्रेशन कंडीशन है देखने को मिल सकती है। In that case, they may need to be hospitalized and receive intravenous fluid. In extreme cases, dehydration can be fatal. Some type of food poisoning have potentially serious complication for certain people. These include means जो इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक है या ऑलरेडी किसी डिसीज से सफर कर रहे हैं तो उनको कंडीशन इतने सीवियर भी हो सकती है कि हॉस्पिटलाइज करने का भी कंडीशन आ सके, बट ये बहुत रेयर कंडीशंस होती है, मोस्टली रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लिस्टीरिया इन्फेक्शन, यानी ये जो बैक्टीरिया है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिस्टीरिया फूड पॉइजनिंग मे बी मोस्ट सीवियर फॉर एन अनबोर्न बेबी। अनबोर्न मीन्स जो अभी फीटल फॉर्म में ही है, वूम्ब में ही है।
Early in pregnancy, a Listeria infection may lead to miscarriage. Later in pregnancy, a Listeria infection may lead to stillbirth, premature birth, or a potentially fatal infection in the baby after birth. Means अगर Listeria का infection अर्ली प्रेगनेंसी में होता है तो मिसकैरेज कंडीशन देखने को मिल सकती है, लेटर होता है तो स्टिल बर्थ हो सकती है, लेकिन प्री मैच्योर बर्थ कंडीशन देखने को मिल सकती है. Infant who survive a Listeria infection may experience long-term neurological damage and delayed development. यानी जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, अगर उनमें इस बैक्टीरिया का, लिस्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो गया तो उनको न्यूरोलॉजिकल डैमेज, जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, उनका डैमेज वहां पर देखने को मिल सकता है और डेवलपमेंट उनका बहुत लेट जाके होगा, डिले हो जाएगा डेवलपमेंट प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज E. coli, Escherichia coli. Certain E. coli strain can cause a serious complication called hemolytic uremic syndrome. इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि अगर E. coli का इन्फेक्शन होता है तो अगर RBC सेल्स जो है डैमेज हो गए तो किडनी की फिल्टरेशन कैपेबिलिटी ब्लॉक हो जाएगी और hemolytic uremic syndrome से सफर करना पड़ेगा. The syndrome damage the lining of teeny blood vessels in the kidney, sometime leading to kidney failure. Kidney failure की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है. Older adult children younger than 5 and people with weakened immune system have a high risk of developing this complication. जो 5 साल से कम के एज के बच्चे हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है. If you are in one of these risk categories, see your doctor at the first sign of profuse or bloody diarrhea. Next one is prevention condition. To prevent food poisoning at home, हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन के लिए देख सकते हैं कि हम लोग खुद ही फूड पॉइजनिंग से अपने आप ही रिकवर कर सकें या फूड पॉइजनिंग हो ही ना. सो कौन कौन से मेजर्स जो हैं, प्रिवेंशन मेजर हम लोग कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज वॉश योर हैंड्स, यूटेंसिल्स एंड फूड सरफेस ऑफन. मीन जो यूटेंसिल्स हैं या फिर अपने हाथ हैं या फूड सरफेसेस उनको, यानी फूड वगैरह को, मार्केट से कोई वेजिटेबल वगैरह आए तो उसको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. कीप रॉ फूड सेपरेट फ्रॉम रेडी टू ईट फूड. सेपरेट रखना चाहिए रॉ फूड और रेडी टू ईट फूड्स को. साथ साथ में जो रॉ फूड है या फिर अनकुक्ड फूड है उसको प्रॉपरली कुक करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज वॉश हैंड्स एंड सरफेसेस ऑफन. सेपरेटली कीप रॉ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट. थोरली वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर मार्केट से आ रहे हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. कुक टू द राइट टेम्परेचर. राइट टेम्परेचर पे कुक करना चाहिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें रहे ही ना. चेक बेस्ट बिफोर डेट, यानी एक्सपायर डेट को भी एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए. रिड्यूस योर रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग. फर्स्ट इज वॉश योर हैंड. नेक्स्ट वन इज cool leftovers quickly and be careful with sauces and drink properly treated water. Next one is फूड को राइट टेम्परेचर पे कुक करना चाहिए. फूड को रेफ्रिजरेट और फ्रिज प्रॉपरली करना चाहिए एंड फूड को सेफली रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए. नेक्स्ट वन इज थ्रो इट आउट व्हेन इन डाउट. जब भी हम लोग को लगे कि इसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको थ्रो आउट कर देना चाहिए. एक्सपायरी डेट को देख के यूज करना चाहिए. तो ये सारे कुछ प्रिकॉशंस मेजर्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग से प्रिवेंशन के लिए. नेक्स्ट वन इज मेडिकेशन. फॉर द मेजोरिटी ऑफ द केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग मेडिकेशन आर नॉट नेसेसरी. मेनली जो फूड पॉइजनिंग है वो रिकवर की जा सकती है, ट्रीटेबल होती है, मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सीवियर कंडीशन रेयरली देखने को मिलती है. एंटीबायोटिक्स आर जनरली रिजर्व फॉर सीवियर इन्फेक्शन. बट अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं, सच एज सिजिलोसिस, शिजेला इन्फेक्शन. अगर शिजेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं. Another type of medication called an anti-parasitic, यानी जब पैरासाइट्स का इन्फेक्शन होगा, anti means against, parasitic means parasite, means against the parasite, is used to treat food poisoning caused by parasite. Next one is anti-diarrheal agent, means अगर डायरिया का कंडीशन देखने को मिल रहा है तो एंटी डायरियल एजेंट लाइक इमोडियम,
loperamide are generally advised only for adults, not children who have mild symptom, no fever and non-bloody diarrhea. So केवल एडल्ट्स को ये रिकॉग्नाइज किया जाता है, एडल्ट को ये बताया जाता है कि वो इस एंटी डायरियल जो एंटीबायोटिक है इसको यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रंस नहीं कर सकते. In some instance, your healthcare provider may recommend an antiemetic such as Zofran, ondansetron to suppress vomiting and prevent dehydration. फूड पॉइजनिंग की वजह से अगर वोमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, नोजिया कंडीशन हो रही है, तो उस टाइम पर कुछ हेल्थ केयर जो होते हैं ये बताते हैं कि एंटी एमेटिक जो है जोफ्रेन उसको ले लेना चाहिए. द एंटासिड पेप्टोबिस्मोल बिस्मथ सबसैलिसाइक्लेट में ऑल्सो भी रिकमेंडेड टू इज अनकॉम्प्लिकेटेड डायरिया. अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड डायरिया है, तो उस टाइम पर हम लोग नॉर्मली एंटासिड पेप्टोबिस्मोल को यूज कर सकते हैं. सो ये जो मेडिकेशंस हैं इनको हम लोग यूज कर सकते हैं टू ट्रीट फूड पॉइजनिंग. सो आज हम लोग ने फूड पॉइजनिंग क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो स्प्रेड होता है, कौन कौन से प्रिवेंशन मेजर ले सकते हैं, कौन कौन सा मेडिकेशन होता है और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटामिनेशन कॉज करते हैं और किस तरीके से उनसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, वो सारी चीज़ हम लोग ने आज डिटेल में डिस्कस की. So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos.